Hello everyone and welcome back to our channel Biology Impulse. Today in this session we are going to discuss about the chapter 2 of class 12, that is sexual reproduction in flowering plants. So without wasting any time, let's proceed with our today's session. In the previous video of this chapter, we have already discussed about the first half of this chapter. Now in this session we are going to discuss about the remaining portion of this chapter, and now we will start with pollination. ये जो टर्म है पॉलिनेशन, यहाँ पे एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर जो पोलन ग्रेन्स हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं एंथर से लेके स्टिग्मा तक। अगर हम पॉलिनेशन के टाइप की बात करें तो जो पॉलिनेशन है वो 3 तरीके का होता है। पहला है ऑटोगैमी, दूसरा है ज़िटानोगैमी और तीसरा है जीनोगैमी। इन्हीं तीनों के बारे में अब हम डिटेल में बात करेंगे। अगर हम बात करें ऑटोगैमी के बारे में तो यहाँ पे पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होगा एंथर से लेके स्टिग्मा तक सेम फ्लावर के अंदर, यानी कि यहाँ पे सेम प्लांट है, सेम फ्लावर है और उसी के अंदर पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र हो रहा है। कुछ प्लांट है जैसे कि वायला है, कॉमन पेसी भी जिसको बोलते हैं, इसके अलावा ऑक्जिलस है, कमन लीमा है, इसके अंदर जो 2 टाइप के फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं। एक टाइप है चैस्मोगैमस और दूसरे हैं क्लस्ट्रोगैमस। अगर हम चैस्मोगैमस फ्लावर की बात करें तो ये हमेशा एक्सपोज्ड रहते हैं, यानी कि जो इनका एंथर है और जो स्टिग्मा है वो हमेशा एक्सपोज्ड रहेगा, और ये जो ऐसे फ्लावर्स हैं यानी कि जो चैस्मोगैमस फ्लावर्स हैं ये हमेशा ओपन रहते हैं, यानी कि खुले रहते हैं। इसीलिए ये प्रमोट करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को। वहीं अगर हम इसके उलट बात करें क्लस्ट्रोगैमस फ्लावर के बारे में तो इसका मतलब ये है कि ये कभी भी ओपन नहीं होते हैं और इसीलिए इनके अंदर हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है और अशोर्ड सीड सेट भी यहाँ पे मिलता है। उसका रीज़न ये है कि इसको पॉलिनेशन के लिए किसी और दूसरे एक्सटर्नल एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा चांस नहीं है क्रॉस पॉलिनेशन का कि किसी दूसरे फ्लावर का जो पोलन ग्रेन है वो यहाँ पे स्टिग्मा तक आ सके, क्योंकि ये हमेशा क्लोज रहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ज़िटानोगैमी के अंदर तो यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा पोलन ग्रेन्स का एंथर से लेके स्टिग्मा तक, लेकिन यहाँ पे फ्लावर अलग होगा पर प्लांट सेम रहेगा। यानी कि अगर सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर के ऊपर पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसको बोला जाता है ज़िटानोगैमी। वहीं अगर हम जीनोगैमी की बात करें तो यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक और प्लांट क्या होगा, कंप्लीट डिफरेंट। यानी ऑटोगैमी के अंदर क्या था, सेम फ्लावर था, सेम प्लांट था। वहीं ज़िटानोगैमी के अंदर क्या था, डिफरेंट फ्लावर था लेकिन सेम प्लांट था। लेकिन जो जीनोगैमी है इसके अंदर प्लांट ही पूरा डिफरेंट हो जाता है। अभी अगर हम पॉलिनेशन के एजेंट्स की बात करें तो 2 तरीके के एजेंट होते हैं जो कि पॉलिनेशन में मदद करवाते हैं। पहले हैं बायोटिक एजेंट और दूसरे हैं अबायोटिक एजेंट। जो बायोटिक एजेंट है उसके अंदर जो एनिमल्स हैं, इंसेक्ट हैं, बीज हैं, उनको इंक्लूड किया जाता है। वहीं जो अबायोटिक फैक्टर्स हैं उनके अंदर विंड और वाटर को इंक्लूड किया जाता है। हम शुरू करेंगे विंड के साथ। तो जो पोलन ग्रेन हैं जिन फ्लावर्स के अंदर ये पॉलिनेशन बाय विंड देखने को मिलता है, उनके अंदर जो पोलन ग्रेन्स है वो बिल्कुल लाइट और नॉन स्टिकी होने चाहिए ताकि वो विंड करंट्स के साथ बहुत इजीली ट्रांसफ़र हो सकें। इसके अलावा जो जितने भी विंड पॉलिनेटिंग फ्लावर्स होते हैं उनका जो स्टेमन है वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज्ड होता है ताकि इजीली उससे जो पोलन ग्रेन्स हैं उनका ट्रांसफ़र हो सके। और उसके साथ साथ जो स्टिग्मा होता है वो काफ़ी लार्ज साइज़ का होता है और फेदरी होता है ताकि वो ईज़िली जो पोलन ग्रेन्स हैं उनको ट्रैप कर सके, पकड़ सके। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, जो टेसल्स होते हैं हमारे कॉर्न एंड कॉब के, वो भी इसी का एग्जाम्पल है। अब हम बात करेंगे पॉलिनेशन बाय वाटर। तो जब भी हम वाटर पॉलिनेशन की बात करते हैं तो ये नॉर्मली मोनोकॉटिलिडेंस के अंदर होता है, यानी कि जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं उन्हीं के अंदर मोस्टली देखने को मिलता है पॉलिनेशन बाय वाटर। जो फ्रेश वाटर प्लांट हैं उनके एग्जाम्पल है वेनिसुलेरिया और हाइड्रिला। मेराइन वाटर प्लांट्स की बात करें तो उनका एग्जाम्पल है ज़ोस्टेरा। ये ऐसे प्लांट्स के नाम हैं जो कि पॉलिनेशन बाय वाटर जिनके अंदर होता है। अगर हम वाटर हाइसिंथ या फिर वाटर लिली की बात करें तो यहाँ पे जो फ्लावर्स हैं वो वाटर के, यानी कि जो पानी का लेवल है इसके ऊपर आ जाते हैं और फिर इनके अंदर पॉलिनेशन होता है विंड या फिर इंसेक्ट के थ्रू। तो यहाँ पे हमें वाटर के थ्रू पॉलिनेशन देखने को नहीं मिलता है वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली के अंदर, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फ्लावर्स हैं वो वाटर सरफेस से ऊपर आ जाते हैं और फिर जाके इंसेक्ट या विंड के थ्रू उसके अंदर पॉलिनेशन होता है।
वहीं अगर हम वेनिसलेरिया की बात करें तो यहाँ पे जो फीमेल फ्लावर है वो वाटर के सरफेस पे पहुँच जाता है एक लंबी सी स्टाल्क की मदद से, और फिर जो मेल फ्लावर है या फिर जो पोलन ग्रेन है वो वाटर सरफेस पे रिलीज़ होता है, और फिर वाटर करेंट्स की मदद से जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा तक आता है और आगे पॉलिनेशन का प्रोसीजर कंप्लीट होता है। अगर हम जितने भी ऐसे प्लांट की बात करें जिनके अंदर विंड और वाटर पॉलिनेशन होता है, वहाँ पे जो फ्लावर्स हैं वो बिल्कुल भी कलरफुल नहीं होते हैं और ना ही वो नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। इसका सिंपली रीज़न ये है क्योंकि जो ऐसे फ्लावर्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कलरफुल होते हैं और जो नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं वो ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि वो जो बायोटिक एजेंट है, जो इंसेक्ट हैं, बी हैं, वास्प हैं, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके पॉलिनेशन के लिए। लेकिन यहाँ पे इनको उन बायोटिक एजेंट्स की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए ऐसे फ्लावर्स कलरफुल और नेक्टर प्रोड्यूसिंग नहीं होते हैं। वही अब हम बात करेंगे पॉलिनेशन बाय दी बायोटिक एजेंट, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि पॉलिनेशन में मदद करवाते हैं। जो ऐसे फ्लावर्स होंगे जिनके अंदर बायोटिक एजेंट के थ्रू पॉलिनेशन होगा वो काफ़ी लार्ज साइज़ के होते हैं, अलग अलग ब्राइट कलर्स के होते हैं, उनके अंदर एक फ्रेग्रेंस होती है और इसके साथ साथ वो नेक्टर भी प्रोड्यूस करते हैं। अगर उनके पोलन ग्रेन्स की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा स्टिकी होते हैं और इनका जो स्टिग्मा होगा वो भी स्टिकी होता है। स्टिकी होने से फ़ायदा ये है कि जैसे ही बी वगैरह अगर उस फ्लावर के ऊपर आती हैं तो जो पोलन ग्रेन्स है वो उनकी बॉडी के साथ स्टिक हो जाएंगे, और फिर जब वो दूसरे फ्लावर के जाएंगे तो वहाँ से उनकी बॉडी से वो जो पोलन ग्रेन है वो हट के जो स्टिग्मा है वहाँ तक आ जाएंगे और इस तरीके से फिर पॉलिनेशन होगा। अब कुछ रिवॉर्ड्स हैं जो कि पॉलिनेटर्स को दिए जाते हैं, जैसे कि नेक्टर है, जो पोलन ग्रेन है उसको एज अ फूड भी इस्तेमाल किया जाता है कुछ इंसेक्ट के द्वारा, और इसके साथ साथ ये काफ़ी एज अ सेफ प्लेस का भी काम करता है एग्स को ले करने के लिए। तो ये कुछ ऐसे रिवॉर्ड्स हैं जो कि प्लांट देता है पॉलिनेटर्स को सो दैट कि उनके अंदर ईजी मोड से पॉलिनेशन हो सके। अब हम बात करने वाले हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में, कि अगर कंटिन्यूएशन में सेल्फ पॉलिनेशन होता रहे तो उसकी वजह से एक प्रॉब्लम आ जाती है और जिसको बोला जाता है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। अब बहुत सारे ऐसे तरीके अपनाए गए हैं इस इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को डिस्करेज करने के लिए, हटाने के लिए, तो उन्हीं के बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं। हम यहाँ ऐसे 4 पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे जिनकी मदद से जो क्रॉस पॉलिनेशन है उसको प्रमोट किया जाता है। सबसे पहला है कि जो पोलन रिलीज़ हो रहा है टाइम वो, और जो स्टिग्मा रिसेप्टेबल होगा वो जो टाइम है वो आपस में सिंक्रोनाइज ना हो, यानी कि सेम ना हो। अगर पोलन पहले रिलीज़ हो जाता है और स्टिग्मा बाद में रिसेप्टिव होता है तो ऐसे सिचुएशन के अंदर वहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। दूसरा है कि जो एंथर और स्टिग्मा है वो अलग अलग पोजीशन पे हों। अगर ऐसा होता है कि अगर एंथर नीचे लोअर साइड में प्लेस होता है और स्टिग्मा ऊपर होता है तो ऐसे सिचुएशन के अंदर डिफरेंट पोजीशन होने की वजह से यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज किया जा सकता है। वहीं जो तीसरा तरीका है दैट इज़ इनिबिटिंग द पोलन जर्मिनेशन इन पेस्टल, यानी कि यहाँ पे क्या हो कि जो पोलन है वो जर्मिनेट ही ना कर पाए स्टिग्मा के ऊपर। हमें पता है कि पेस्टल के ऊपर जो स्टिग्मा है उसके अंदर अगर पोलन ट्यूब अराइज नहीं होगी, अगर पोलन जर्मिनेट नहीं होगा तो आगे फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। इसके साथ साथ जो चौथा तरीका है वो है प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स वो होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है, ईदर मेल या फीमेल। तो अगर हम सिर्फ यूनिसेक्सुअल फ्लावर का प्रोडक्शन करवाएं तो उसकी मदद से भी क्या होगा, जो सेल्फ पॉलिनेशन है उसको डिस्करेजमेंट मिलेगी और क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे। अब हम बात करने वाले हैं पोलन पेस्टल इंटरैक्शन के बारे में। जो पेस्टल है उसके पास ऐसी एबिलिटी होती है कि वो रिकॉग्नाइज कर सकता है अपने कॉम्पेक्टेबल पोलन को, और फिर इसी के बाद जब वो रिकॉग्नाइज कर लेता है तो उसी के बाद ही जो पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट हैं वो होते हैं जिसकी वजह से आगे फर्टिलाइजेशन होता है। जो पोलन ग्रेन है फिर वहाँ से एक पोलन ट्यूब अराइज होती है और वो जर्म पोर के थ्रू होते हुए आगे जाएगी। हमने जब पोलन ग्रेन के बारे में बात करी थी तो हमने ये पढ़ा था कि उसकी जो आउटर लेयर होती है पोलन ग्रेन की वो उसको एक्साइन बोला जाता है और वो बनी होती है स्पोरोपोलेनिन से, और सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पे वो स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होती है और उसी को बोला जा रहा था जर्म पोर। तो इसी जर्म पोर से जो पोलन ट्यूब है वो अराइज होगी और वो आगे मेल गैमेट को डिस्चार्ज करेगी एम्ब्रियो सेक के अंदर। इसके अलावा अब अगर हम बात करें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में,
तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर क्रॉसिंग करवाई जाती है अलग अलग वैरायटीज़ की, ताकि जो डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स हैं उनको ऑब्टेन किया जा सके। जो डिज़ायर्ड पोलन ग्रेन है उसको पॉलिनेशन के लिए सिलेक्ट किया जाता है, और जो स्टिग्मा है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि कंटामिनेशन ना हो, यानी कि कोई दूसरा पोलन ग्रेन इस टाइम पे आके पॉलिनेट होके फर्टिलाइज ना कर पाए। तो इसके लिए जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है, इसके लिए दो टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। पहली टेक्निक है इमस्क्यूलेशन और दूसरी टेक्निक है बैगिंग। तो इन्हीं के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। अगर हम इमस्क्यूलेशन की बात करें तो यहाँ पे जो फीमेल पेरेंट है, अगर उसके पास बायसेक्सुअल फ्लावर्स हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि एंथर को रिमूव कर दिया जाएगा फ्लावर बड से, इससे पहले कि एंथर डिहाइसेंस करके पोलन ग्रेन्स को रिलीज़ कर पाता। यानी कि इससे पहले कि पोलन ग्रेन रिलीज़ हो, वहाँ से जो एंथर है उसको रिमूव कर दिया जाता है फोर्सेप की मदद से। इसी स्टेप को इमस्क्यूलेशन बोला जाता है। अब ये जो इमस्क्यूलेटेड फ्लावर्स हैं इनको कवर किया जाता है बैग्स के साथ, जो कि सूटेबल साइज़ के होते हैं। और ये जो बैग हैं ये जनरली बने होते हैं बटर पेपर से, ताकि क्या हो, जो स्टिग्मा है उसके कंटामिनेशन के चांसेस को प्रिवेंट किया जा सके कि कोई दूसरा अनवांटेड पोलन यहाँ पे आके पोलन ट्यूब का राइज ना कर सके। अब ये जो प्रोसीजर है कि उसे बैग से कवर कर दिया जाता है सूटेबल साइज़ के, उसी स्टेप को बोला जाता है बैगिंग। आगे हम बात करने वाले हैं डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में, कि जैसे ही पोलन ट्यूब जो है वो सिनर्जिड्स के थ्रू एंटर होते हैं आगे, तो वहाँ से जो मेल गैमेट है, दो मेल गैमेट हैं, उनको रिलीज़ कर दिया जाता है पोलन ट्यूब से। अब ये जो दो मेल गैमेट आए हैं, इनमें से जो एक मेल गैमेट है वो तो फ्यूज़ हो जाता है एग के साथ में, और इस प्रोसीजर को बोला जाता है सिनगैमी। तो जब एक मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज़ होगा तो वो बना लेगा जायगोट। वहीं अब जो दूसरा मेल गैमेट रह गया वो फ्यूज़ कर जाता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ। जो दो पोलर न्यूक्लियाइज मौजूद थे सेंट्रल सेल के अंदर, उन दोनों पोलर न्यूक्लियाइज के साथ जो दूसरा मेल गैमेट है वो फ्यूज़ कर जाएगा, और इससे बन जाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूसिलस। और इस प्रोसीजर को बोला जाता है ट्रिपल फ्यूजन। यानी कि जब एक मेल गैमेट फ्यूज़ हो रहा था एग के साथ, उस स्टेप को हमने बोला सिनगैमी। वहीं जब दूसरा मेल गैमेट फ्यूज़ होता है दो पोलर न्यूक्लियाइज के साथ में सेंट्रल सेल के, उसको बोला जाता है ट्रिपल फ्यूजन। तो अब यहाँ पे दो टाइप के फ्यूजन हो रहे हैं, यानी कि एक सिनगैमी हो रहा है और एक ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है। इसी वजह से इस टाइप के फिनोमिना को बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के बाद में यहाँ पे दो चीज़ें बन चुकी हैं, एक तो बन चुका है जायगोट और दूसरा बन चुका है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो इन्हीं के बारे में अब हम आगे बात करने वाले हैं कि आगे होगा क्या फर्टिलाइजेशन के बाद में, कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, यानी कि जो पेन है, ये आगे बना लेता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। वहीं जो जायगोट है ये आगे कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो के अंदर। अब हम बात करने वाले हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जो स्ट्रक्चर और इवेंट्स होते हैं, कौन कौन से चीज़ें होंगी यहाँ पे, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एंडोस्पर्म के बारे में, कि अब ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, यानी कि ये जो PEN बना है फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, अब ये आगे डिवाइड करने लग जाएगा और बहुत बार ऐसे डिवाइड होगा और फिर बना लेगा ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यूज़। और ये जो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यूज़ हैं ये क्या हैं, ये एज अ रिजर्व फूड मटेरियल काम करती हैं, और जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का काम करती हैं। अब ये जो नई सेल्स बनी हैं, यानी ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यूज़ बने हैं, इसके जो सेल हैं इनके पास बहुत सारा रिजर्व फूड मटेरियल होगा, नरिशमेंट का ये काम करेंगी। अब आगे जो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट है ये दो तरीके का हो सकता है। पहला है फ्री न्यूक्लियर टाइप और दूसरा है सेल्यूलर टाइप। हम बात करेंगे सबसे पहले फ्री न्यूक्लियर टाइप के बारे में, कि कुछ कॉमन टाइप का जो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होता है उसके अंदर ये जो पेन है इसके अंदर सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन्स होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई बन जाते हैं। और इसी स्टेज पे जो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट है इसको बोला जाता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। वहीं उसके बाद में सेल वॉल फॉर्मेशन होने लग जाती है इन फ्री न्यूक्लियाइज के अराउंड में, और तब उसको बोला जाता है सेल्यूलर एंडोस्पर्म।
तो यानी कि सिर्फ जब डेवलपमेंट हुआ है, फ्री न्यूक्लियस मौजूद है, तब तो हम उसको फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलेंगे। वहीं जब उन फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के बाहर सेल वॉल की फॉर्मेशन हो जाती है, तब हम उसको सेल्यूलर एंडोस्पर्म बोलते हैं। अब हम बात करेंगे एम्ब्रियो के बारे में कि जो एम्ब्रियो है वो डेवलप करता है माइक्रोपाइल एंड के ऊपर हमारे एम्ब्रियो सैक के अंदर, जहाँ पे जाइगोट सिचुएटेड था। एम्ब्रियोजेनी एक ऐसा प्रोसीजर है जहाँ पे क्या होता है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है। जो जाइगोट हैं वो सबसे पहले बनाता है प्रो एम्ब्रियो, फिर प्रो एम्ब्रियो कन्वर्ट हो जाता है ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो के अंदर, फिर बनता है हार्ट शेप एम्ब्रियो, और फिर लास्ट में बन जाता है मैच्योर एम्ब्रियो। तो ये जो सीक्वेंस है ये भी याद रखनी ज़रूरी है, क्योंकि एक आध बार नीट के पेपर में इसी सीक्वेंस के ऊपर क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। इसके अलावा अब अगर हम एम्ब्रियो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ दो अलग अलग टाइप की डेवलपमेंट की बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे डाइकॉट एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में, फिर हम बात करेंगे मोनोकॉट एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के बारे में। तो अगर हम डाइकॉट एम्ब्रियो की बात करें तो इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस और दूसरे होते हैं कॉटलिडेंस। तो डाइकॉट वो प्लांट होते हैं जिनके अंदर दो कॉटलिडेंस होते हैं, डाई का मतलब ये होता है टू। तो ऐसे एम्ब्रियोज जिनके पास दो कॉटलिडेंस मौजूद होते हैं, ऐसों को बोला जाता है डाइकॉट। तो अब यहाँ पे जो डाइकॉट हैं ये जर्नली इनका फंक्शन यही होता है कि ये रिजर्व फूड मटेरियल के जैसे काम करेंगे और जो एम्ब्रियोनल एक्सिस को जो नरिशमेंट की ज़रूरत है उसमें मदद करवाएंगे। जो पोर्शन एम्ब्रियोनल एक्सिस के अबव होता है, यानी कि जो हमारा कॉटलिडेंस का लेवल है उसके अगर जो एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसको बोला जाता है एपिकोटाइल, और एपिकोटाइल से आगे फॉर्मेशन होती है प्लूमेल की, और ये जो प्लूमेल है ये आगे क्या बनाता है, शूट की फॉर्मेशन करता है, यानी कि स्टेम की फॉर्मेशन या फिर स्टेम टिप की फॉर्मेशन करेगा। वहीं जो पोर्शन बिलो होता है कॉटलिडेंस के लेवल के उसको बोला जाता है हाइपोकोटाइल, और ये आगे रूट की फॉर्मेशन करता है और रूट कवर होती है रूट कैप के थ्रू। बिल्कुल सीधी सी चीज़ है, जो पोर्शन अबव है कॉटलिडन के लेवल के वो बनाएगा एपिकोटाइल, जिससे बनेगी स्टेम। वहीं जो पोर्शन लोअर साइड में है, बिलो है कॉटलिडन से, वो बनाएगा रूट। यानी कि अगर ये कॉटलिडन का लेवल था तो इसके जो ऊपर वाला पोर्शन है ये स्टेम बनाएगा और इससे जो नीचे वाला पोर्शन है वो रूट बनाएगा। वहीं अगर हम मोनोकॉट एम्ब्रियो की बात करें तो सबसे पहली चीज़ के इनके अंदर सिर्फ एक ही कॉटलिडन देखने को मिलता है। जो ग्रास फैमिली है उसके अंदर कॉटलिडन को स्क्यूटिलम भी बोला जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बनता है। जो लोअर एंड होगा एम्ब्रियोनल एक्सिस का उससे रेडिकल या फिर रूट कैप होगी, और ये जो रूट कैप है ये एक स्ट्रक्चर के अंदर एक अनडिफ्रेंशिएटेड शीथ के अंदर पाई जाएगी जिसको बोला जाता है कॉलियोराइजा। तो यानी कि कॉलियोराइजा के अंदर होगी रूट कैप, और आपको पता है रेडिकल से क्या बनती है, रूट का राइज होना शुरू होता है, यानी रूट की फॉर्मेशन होती है। वहीं जो पोर्शन एम्ब्रियोनल एक्सिस से अबव है स्क्यूटिलम लेवल के कंपैरिजन में तो उसको बोला जाता है एपिकोटाइल, और जो एपिकोटाइल है वो इनक्लोज होता है एक शीथ के अंदर जिसको बोला जाता है कॉलियोपेटाइल। यानी कि कॉलियोराइजा किस चीज़ को इनक्लोज कर रहा है, रेडिकल को, यानी रूट की टिप्स को इनक्लोज कर रहा है। वहीं पे जो कॉलियोपेटाइल है ये इनक्लोज कर रहा है एपिकोटाइल को, यानी स्टेम वाले पोर्शन को। अब हम बात करने वाले हैं सीड के बारे में कि जो सीड है उसके अंदर तीन मेन पोर्शन होते हैं। सबसे पहला है सीड कोट, दूसरा है कॉटलिडन और तीसरा है एम्ब्रियोनल एक्सिस। जो मैच्योर सीड होता है वो तीन तरीके का हो सकता है, उसके अंदर तीन कंडीशंस हो सकती हैं, या तो वो नॉन एल्ब्यूमिनस हो सकता है, या फिर वो एल्ब्यूमिनस हो सकता है, या फिर वो पेरिस्पर्म हो सकता है। इन्हीं तीनों टर्म्स के बारे में अब हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि जब हम बात करते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स के बारे में तो यहाँ पे जो एंडोस्पर्म है वो रेजिड्यू नहीं रहता है, यानी कि जब वो सीड बन जाता है तो उसके अंदर एंडोस्पर्म बिल्कुल भी नहीं बचता है। जो एंडोस्पर्म था ये कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही होती है। तो इस टाइप को तो बोला जाता है नॉन एल्ब्यूमिनस या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस। वहीं इसके अलावा अगर हम एल्ब्यूमिनस की बात करें तो ये इस तरीके के सीड होते हैं जिसके अंदर जो एंडोस्पर्म है वो बच जाता है, कम्प्लीटली कंज्यूम नहीं होता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम पे।
वहीं अगर हम पेरिस्पर्म की बात करें तो यहाँ पे जो न्यूसिलस है वो भी परसिस्टेंट रहता है, यानी जो न्यूसिलस है वो भी पूरे के तरीके से कंज्यूम नहीं हो पाता है। इसका एग्जाम्पल है ब्लैक पीपर और बीट। वहीं अगर हम नॉन एल्ब्यूमिनस की बात करें तो इसका एग्जाम्पल था पी एंड ग्राउंडनट, और अगर एल्ब्यूमिनस की बात करें तो इनका एग्जाम्पल था व्हीट, मेज, कैस्टर एंड कोकोनट। तो ये एग्जाम्पल्स को याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चैप्टर के अंदर। वहीं अगर हम ओवरी की वॉल्स की बात करें तो ये कन्वर्ट हो जाती हैं या फिर डेवलप हो जाती हैं फ्रूट की वॉल के अंदर, जिसको बोला जाता है पेरिकार्प। यानी कि जो ओवरी की वॉल थी वो कन्वर्ट हो गई फ्रूट की वॉल के अंदर और उसी को हम पेरिकार्प बोलते हैं। अब अगर इस फ्रूट की बात करें तो फ्रूट हो सकते हैं दो तरीके के, एक होते हैं ट्रू फ्रूट और दूसरे होते हैं फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट वो होते हैं जिनके अंदर जो फ्रूट है वो डेवलप होता है ओवरी से। हमने बहुत जगह पढ़ा हुआ है पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के अंदर कि जो ओवरी है वो आगे डेवलप हो जाती है फ्रूट के अंदर, कि जो फ्रूट है वो एक फर्टिलाइज्ड ओवरी होती है। तो जिनके अंदर ओवरी से फ्रूट की डेवलपमेंट होती है उसको बोला जाता है ट्रू फ्रूट। एग्जाम्पल जो मोस्टली जो फ्रूट्स हैं वो सारे ट्रू फ्रूट का एग्जाम्पल हैं, वाटरमेलन, लेमन, ये सारे ट्रू फ्रूट का एग्जाम्पल हैं। वहीं अगर हम फॉल्स फ्रूट की बात करें तो यहाँ पे ओवरी के साथ साथ जो थैलेमस है वो भी कंट्रीब्यूट करता है फ्रूट फॉर्मेशन के अंदर। तो जो फ्रूट फॉर्मेशन के अंदर थैलेमस अपना कंट्रीब्यूशन देता है और वहाँ से जो फ्रूट बनते हैं उस टाइप के फ्रूट्स को बोला जाता है फॉल्स फ्रूट। इनके एग्जाम्पल्स को याद रखना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके दो वेरी फेमस एग्जाम्पल हैं, फर्स्ट वन इज़ एप्पल एंड द सेकेंड वन इज़ कैश्यू। ये दोनों फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल हैं। अगर हम बात करें पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के अंदर तो यहाँ पे फ्रूट डेवलप होते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन के, यानी कि बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट की डेवलपमेंट हो जाती है। अब जो ऐसे फ्रूट बनते हैं ये सीडलेस होते हैं, यानी इनके अंदर सीड्स नहीं होते हैं। और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है बनाना। अब जो अगली टर्म है दैट इज़ एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस जो है ये एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक करता है, यानी कि उसकी कॉपी करने की कोशिश करता है। यहाँ पे जो सीड है वो प्रोड्यूस होते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन के। याद रखना जब हमने पार्थेनोकार्पिक फ्रूट की बात करी थी तो यहाँ पे फ्रूट बना था विदाउट फर्टिलाइजेशन के, लेकिन एपोमिक्सिस के अंदर सीड बनता है विदाउट फर्टिलाइजेशन के। यहाँ पे जो डिप्लॉयड सेल होती है वो विदाउट मियोसिस के प्रोसीजर से फॉर्म होती है और डायरेक्टली जो एम्ब्रियो है वो डेवलप कर जाता है और फर्टिलाइजेशन यहाँ पे नहीं होता है। जो एपोमिक्सिस है उसका एग्जाम्पल है सिट्रस और मैंगो फ्रूट। अब एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है दैट इज़ पोली एम्ब्रियोनी। ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो की अकरेंस होती है, फॉर्मेशन होती है किसी भी सीड के अंदर। इस टाइप को बोला जाता है पोली। पोली का मतलब होता है मैनी और एम्ब्रियोज तो हम ऑलरेडी पता है, यानी कि नाम से ही पता चल रहा है ये कैसा प्रोसीजर होगा जिसके अंदर बहुत सारे एम्ब्रियोज बनेंगे। तो जब सीड में मोर देन वन एम्ब्रियो बनता है उसको बोला जाता है पोली एम्ब्रियोनी, और इसका भी एग्जाम्पल है citrus fruit. So if you have liked our video then please do not forget to like, share and subscribe our channel. Also you can tell us your views in our comment section as well. Thank you.